वाली बात करूं तो शायद इधर कोई खड़ा भी नहीं रह सकता था। इस तरह का कियोस, इस तरह का टेंशन हमारे यहाँ था। तो आज अमन चैन का सांस लोग ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक डंडा इन पर लगाया, तब जाकर आज के इलेक्शंस हो रहे हैं। तो इसमें बीजेपी को खुश होने की बात नहीं कि वो यहाँ पर इलेक्शन करा रहे हैं। वोट डाले और हमने देखा इट वाज ए ट्रांसपेरेंट। लोग उसको समर्थन दे रहे हैं जिन पे उनको विश्वास है। जम्मू कश्मीर की आवाज सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको लगातार। आज बारामूला में हम मौजूद हैं। यहीं से कुछ दूर पर है सोपोर, वो इलाका जहां से ताल्लुक रखता था अफजल गुरु। लेकिन देखिए, यही वो पीछे जो पहाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, यहीं से कुछ दूर पर है बॉर्डर का इलाका उड़ी। यहीं पर वो पहाड़ियां भी है जिनके पीछे से लगातार यहां पर कई बार हमले करने की कोशिश की गई है। यहीं से सर्जिकल स्ट्राइक की गई। यहीं पर कबायली भी आए थे इन्हीं पहाड़ियों के पीछे से निकलकर। इसलिए बारामूला की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। बारामूला के लोगों की क्या राय है, चुनाव में क्या उनके मुद्दे हैं और चुनाव को लेकर यहां किस तरह की गहमा गहमी है, ये सब जानना जरूरी है। हमारे साथ यहां तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमने कोशिश की है कि हर पार्टी का रिप्रेजेंटेशन यहां पर हो। हमारे साथ बीजेपी के नेता रियाज नौशेरा जी मौजूद हैं। रियाज साहब, ये जो जगह है कई मायनों में बहुत अहमियत रखती है, बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी और बारामूला का जो चुनाव है। बारामूला में भी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं क्या बदला है, क्योंकि यहाँ पर भी और ये जो इलाका है ये गढ़ भी माना जाता है कई से ऐसी फोर्सेस का जो आपका लगातार विरोध करते रहे। काफ़ी मेरे पास आई हैव लॉन्ग लिस्ट टू डिफाइन टू यू। बहुत सारी, अगर मैं हर एंगल से मैं आपको डिफाइन कर सकता हूँ। अगर मैं डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, आप बारामूला इज़ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली जिसका बॉर्डर हमारे हमसाया मुल्क के साथ जुड़ता है और इसी रास्ते से हम अपने हमसाया मुल्क में जा सकते हैं। तो बारामूला जो है, अगर आप यहाँ से, जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, अगर आप यहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे श्रीनगर के लिए, जहाँ हमारा दारुल खिलाफ है, जो हमारी कैपिटल सिटी है, तो आप देखेंगे रास्ते में हर जगह सड़क बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हम यहाँ आए, हमने ये देखा। लेकिन सिर्फ सड़क बनाना ही डेवलपमेंट है? कश्मीर के लोग क्या इतने भर से संतुष्ट हैं और भी उन्हें कुछ चाहिए? जल्दी बताइए। अब देखिए, यहाँ पे जहाँ पर आप इस टाइम खड़े हैं, मुझे लगता है इससे पहले वाले, अगर मैं भाजपा के डेट से पहले वाली बात करूँ तो शायद इधर कोई खड़ा भी नहीं रह सकता था। इस तरह का कियोस, इस तरह का टेंशन हमारे यहाँ था। तो आज अमन चैन का सांस लोग ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ। आप यहाँ पे ओपनली डिबेट कर पा रहे हैं। इससे बड़ी उपलब्धि बताते हैं। शेख आमिर हमारे साथ मौजूद हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं। ये बताइए कि हम जहाँ पर भी जाते हैं और बीजेपी से सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए सड़कें बन रही हैं। हमने यहाँ आते हुए भी रास्ते में देखा, जगह जगह सड़क बन रही है, जगह जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो सड़कें बन रही हैं और अमन और सुकून है, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्या जम्मू कश्मीर के लिए ये क्या सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है? क्या इसको आप भी एक कश्मीरी के तौर पर स्वीकार करते हैं? देखिए, सड़क पहले भी बनती आ रही थी, आज भी सड़क बन रही है। और ये कभी कभी सयाह की बार बार कहते हैं कि सयाह पहले भी आ रहे थे, आज भी आ रहे हैं। और सुकून की जब आप बात करते हैं, ये सुकून जो इनको मिला है, जो आराम इनको मिला है, जो तरक्की इनके लिए हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के अवाम के खासकर नौजवानों का सुकून छीन लिया, रियासत का दर्जा हमसे छीन लिया, हमसे हमारे हुकूक छीन लिए। और उसके बाद ये तरक्की का जो डंडोरा, ड्रामा जो यहाँ पे चल रहा है, किस तरक्की की बात कर रहे हैं? लेकिन क्या हम यहाँ इस तरह की डिबेट कर सकते थे? क्या हम ऐसे चर्चा कर सकते थे यहाँ पर? देखिए, मैं तो मानता हूं कि जिस खामोशी को आप बुज़दिली समझते हैं, मैं तो ये कहता हूं दिस साइलेंस इज द न्यू फॉर्म ऑफ वायलेंस। हमारे साथ मसूदी साहब भी मौजूद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं। ये बताइए नीलोफर जी कि मरकज़ में जब आएंगे, यानी सेंटर में जब आएंगे राहुल गांधी, तब से बहुत उम्मीदें हैं। जब तक सेंटर में नहीं आएंगे तब तक तो बहुत कुछ जो वादे आप कर रही हैं वो कुछ कर भी नहीं सकते। और उसको लेकर भी मैनिफेस्टो जारी कर दिया, उसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है जो आपके मैनिफेस्टो में जिक्र है। तो फिर कैसे होगा ये सिर्फ क्या लोगों की भावनाओं को, ये बार बार आरोप लगता है ना बीजेपी की तरफ से कि आप सिर्फ लोगों के सेंटिमेंट के लिए 370-35 की बात करते हैं। देखिए, लोगों की भावनाओं की जो पॉलिटिक्स है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस न जानती है न करती है। आपको पता ही होगा, जो अवाम है ये जमहूरियत का सरचश्मा होता है और जो सरदारी होती है ये अवाम की ही अवाम का हक होता है। इस हक से जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको पिछले 10 सालों से महरूम रखा गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज जो इलेक्शंस हो रहे हैं ये सिर्फ जब सुप्रीम कोर्ट ने एक डंडा इन पर लगाया तब जाकर आज के इलेक्शंस हो रहे हैं। तो इसमें बीजेपी को खुश होने
होने की बात नहीं कि वो यहाँ पर इलेक्शन करा रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों से हमने देखा है यहाँ के लोग किस तरीके से किन चीज़ों से जूझ रहे हैं। जो भी उनके हक थे, हुकूक वो तो दावा करें हमने अमन कायम किया है, यहाँ पर ये सब हो रहा है, यही उनकी उपलब्धि है क्या? मैं वही कहूँगी, अगर आप 2014 के आंकड़े देखेंगे तो 1 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट आए थे। टूरिस्टों का आना ये नहीं दर्शाता कि नॉर्मल सी है। जो हॉट बेड यहाँ 20 लगभग 2 डिकेड से पहले थे, जैसे जम्मू में कठुआ, राजौरी वगैरह, पुंछ, तो वो इलाके जहाँ पर कोई मिलिटेंसी के कोई इंसिडेंट नहीं हो रहे थे, अब वहाँ पर हो रहे हैं। तो ये किन चीज़ों पर ये दावा करते हैं कि यहाँ पर जवाब ले लेते हैं, जरा जल्दी से जवाब दीजिए इस बात पर। आप ये कहते हैं नॉर्मल सी है, पीस है, पर्यटक आ रहा है, यही क्या पैरामीटर है? मैं अपनी बहन ये क्या मशरूमिंग है? यहाँ दब गया, कहीं और उठ खड़ा हुआ, अगर आतंकवाद आज का। मेरी कोई माँ अपने जवान बेटे का जनाजा नहीं देखती है तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर कोई बहन आज इसलिए नहीं रोती है कि मेरा भाई कहीं पे मारा गया, जो उनके घर का सिंगल अर्निंग हैंड था, उसको कहीं अटैक में मारा गया। आप ये कह रहे हैं कि लोग नहीं रो रहे क्योंकि मर नहीं रहे उनके बच्चे मिलिटेंसी में, लेकिन लोग ये कह रहे हैं और इस तरह की आवाजें उठ रही है, वो कह रहे हैं कि अब हमारे बच्चों को जेल में डाल दिया जा रहा है, हम अगर जबान खोलेंगे हमें जेल में बंद कर देंगे। महीने मैं इन्हीं बहन से पूछता हूँ, हमारे यहाँ 6 महीने दुकानें बंद रहती थी, हड़ताल होते थे, कैलेंडर है ना आपकी बड़ी उपलब्धि, अमन है आपकी बड़ी उपलब्धि आपके मुताबिक। हमारे साथ अब्दुल रहमान शाला जी मौजूद हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं यहीं से, और जमात इस्लामी का समर्थन उनको हासिल है। जमात इस्लामी खुद बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन बहुत चर्चा में हैं आप इस वक्त, और ये कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी का मैदान में आना, जमात इस्लामी का अपने कैंडिडेट्स को या लोगों को सपोर्ट करना और फिर इंजीनियर रशीद को सपोर्ट करना, ये खेल बिगाड़ेगा, ये खेल संवारेगा नहीं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप वोट काटेंगे और खेल बिगाड़ेंगे, क्या ऐसा है क्या? जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है वो ये है कि जमात इस्लामी मैदान में आई है। हकीकत यही है कि जमात ने फैसला किया है इलेक्शन में लड़ने के लिए, लेकिन बैन की वजह से उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उठाई। अब ये कहना कि ये इसके वोट काटेंगे, ये उसके वोट काटेंगे, दैट नॉट केस। अपने दर्शकों के लिए चाहते हैं कि आप ये बताएं कि जमात इस्लामी का जो रुख है वो बदला है, जमात इस्लामी ने अपना रुख क्यों बदला है? आपको लगता है कि हिस्सेदारी होनी चाहिए लोकतंत्र में, वोट की ताकत होनी चाहिए आपके पास, और लोकतंत्र ही सबसे बड़ी ताकत है, ये आपका विश्वास अब है? सही बात है, आपने जो सवाल किया वो सही है, क्योंकि जमात इस्लामी इलेक्शन में क्यों नहीं आई, ये पूरा हम पुराने ज़माने में जाएंगे। 1987 में इतिहास पता है, देखिए उतना समय नहीं है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी क्यों बदला, आपने क्या वजह है बदलने? हाँ, बदलने की वजह यह है कि हमने हाल ही में पार्लियामेंट इलेक्शन देखा, और पार्लियामेंट इलेक्शन में हमने भी खुद हिस्सा लिया, हमने वोट डाले, और हमने देखा इट वॉज ए ट्रांसपेरेंट, देयर वॉज नो रिगिंग एंड देयर वॉज नो सॉर्ट ऑफ सच थिंग्स जिन्हें हम कहीं ये चोरी हुई है वो हुई है। किसी कैंडिडेट ने ये नहीं कहा कि मेरी चोरी हुई है, तो इट वाज ए ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। नीलोफर जी, वो ये कह रहे हैं कि चुनाव हुआ, कोई रिगिंग नहीं हुई, लोकसभा चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, शांतिपूर्वक चुनाव हुआ, और इस वजह से हमने भी अपना मौक़िफ़ बदला है, हमने अपना इरादा बदला है। तो आप तो उल्टे इल्ज़ाम लगाते हैं, वो अलग बात कह रहे हैं। देखिए, हमने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि रिगिंग होगी, और ना, लेकिन आप ये कहते हैं कि ये चाहते हैं कि कोई ऐसा शख्स जो लड़ना चाहता था ना लड़े। तो ये जमहूरियत है, इसमें कोई भी लड़ सकता है। ये आए हैं तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। अगर आज जमात इस्लामी लड़ रहा है तो अच्छी बात है, तो लोग उनको वोट करेंगे, उनको भी समझ आएगा कि वो कहाँ पर है। तो क्या आपका खेल बिगाड़ेंगे क्या वो? नहीं, क्यों बिगाड़ेंगे? मुझे नहीं लगता। हमारा एक कैडर बेस्ड जो है, हमारी तंजीम नहीं, हम इसको तहरीक बोलते हैं, जो हम कब से चला रहे हैं, 1932 से हम चला रहे हैं, तो वो तहरीक चलती आ रही है। हमारे साथ पीडीपी के नेता भी मौजूद हैं, मोहम्मद शफी भट्ट साहब मौजूद हैं। मोहम्मद शफी साहब, जमात इस्लामी के समर्थन वाले कैंडिडेट्स खड़े हैं, इंजीनियर रशीद खड़े हैं, वो वोट बैंक जो आपका समर्थक हुआ करता था, क्या वो आपसे अब खिसका है, और इस वजह से आपको सबसे ज़्यादा खतरा है इनसे, क्या ऐसा है क्या? नहीं, हम तो पहले वेलकम करते हैं जमात इस्लामिया को कि उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। जो नुक्ता नज़र हमारा था, जो हमारा परसेप्शन था, जिस चीज़ को हम फॉलो करते थे, आज इनको मुबारक है कि इनको हमारी जो हमारा परसेप्शन था ये इसको फॉलो कर रहे हैं। हमें इनसे कोई, लेकिन आपके लिए नुकसान है ना ये, जो आपको समर्थन करते थे या वो आपको सपोर्ट कर देते थे, जमात इस्लामी वाले आपको बैकडोर से सपोर्ट करते थे, अब वो सपोर्ट नहीं रहेगा, अब उनका वोटर उनको वोट करेगा, तो आपके लिए तो मुश्किल हो गया ना? नहीं, कोई मुश्किल नहीं हुआ है हमारे लिए। इससे पहले भी कोई क्रेडिबल ऐसी टेंजिबल एविडेंस नहीं है कि जमात इस्लामी हमें पीछे से सपोर्ट कर रही थी या हमें सपोर्ट कर रही है। लोगों की आवाज़ सुन लेते हैं, लोगों की आवाज़ भी सुन लेते हैं। बताइए, आपके मुताबिक क्या मुद्दा है बारामूला का? बारामूला में हमारा हालत भी है, बारामूला में बेरोज़गारी ज़्यादा है, पढ़े लिखे नौजवान जो PhD करके MP करके, कुछ हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है कुछ? पिछले 10 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। क्या वाकई बदलाव हुआ है? क्या ये नया कश्मीर है? क्योंकि यही है सबसे बड़ा दावा।
जी मुझे तो नहीं लगता सीरियसली, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट आप देखें पीक पर है। डेवलपमेंट की जो बात हो रही है आई कैन नॉट से इट। हाँ हालातों में कुछ लेकिन हम आए हैं श्रीनगर से यहाँ तक तो हम हर तरफ देख रहे थे कि सड़कें चौड़ी हो रही हैं, रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं। ये इसे आप डेवलपमेंट नहीं मानते? डेफिनेटली इट इज़ अ एक स्मॉल स्टेप आई कैन से, बट जो अनएम्प्लॉयमेंट है इट्स ऑन द पीक राइट नाउ। सो फॉर दैट हमें लगता है कि इलेक्शंस होने चाहिए। यहाँ पर क्या हालात बदले हैं या आपको नहीं लगता कि कुछ भी बदला? नहीं, ऐसा ही लग रहा कि बदला। इनको पता होगा, आपको पता, आप खुद देख रहे हो कैसा हाल बदले है। मैंने कहा ये बात है कि मतलब पहले से भी ये जगह यहीं थी, मतलब लोगों को पता था, जो भी एमएलए बने, जो भी मिनिस्टर बने, कोई तवज्जो नहीं दी इस पास से, बारामूला की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी। तो मगर ऐसी सोच हमारे में आई, हमारे आज़ाद उम्मीदवार तौसीफ साहब हैं, इनमें अल्लाह ने तौफीक रखी है, तो इन्होंने ऐसे बंद यहाँ करके दिखाया सिर्फ दो साल में, जो कि 70 साल में कुछ नहीं हो सका। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो चर्चा का मुद्दा हैं बहुत ज़्यादा इस बार चुनाव में। क्या इसी को बदलाव के तौर पर देखा जाए कि इतनी बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट मैदान में है? बिल्कुल, आप इसको बदलाव के नज़रिए से देख सकते हैं। जो यहाँ पे आम लोग हैं, ये सरदार जी बड़ा सही बोल रहे हैं, आम लोगों की यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई। यहाँ पे पिछले 70 सालों से जिनकी डेवलपमेंट हुई वो किसी पॉलिटिकल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे या वो उनके खड़पेंच होते थे, उनकी डेवलपमेंट हुई, उनके घर अच्छे बने, श्रीनगर में बने, जम्मू में बने, दिल्ली में बने। लेकिन एक आम आदमी का घर नहीं बना, एक आम आदमी की सड़कें नहीं बनी, एक आम। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि हम तो इसी सड़क को देख रहे हैं, यहाँ से दिल्ली श्रीनगर से यहाँ तक आते आते जगह जगह रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जगह जगह हाईवेज बन रहे हैं या पुल बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं। ये भी तो डेवलपमेंट का ही हिस्सा है ना। आप कह रहे हैं कुछ नहीं बना, सड़क नहीं बनी, ये सब तो हो रहा है। मैं ये बता रहा हूँ, आपने अभी पिछले 70 सालों का, तो अभी से हो रहा है। मैं यहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिल प्रेसिडेंट था 2 साल। जहाँ पे आप बैठे हैं, ये जो जगह है ये मैंने ही बनवाई, तो वहाँ मेरा बोर्ड भी लगाया है यहाँ पे। तो जब हमें मौका मिला, ये बड़ी अच्छी बात है। शाला साहब, इस वजह से क्या इंडिपेंडेंट को लोग ज़्यादा समर्थन दे रहे हैं या इस वजह से मैदान में? मैं ये नहीं बताऊंगा लोग इंडिपेंडेंट को समर्थन दे रहे हैं, मैं बताऊंगा लोग उसको समर्थन दे रहे हैं जिन पे उनको विश्वास है, जो लोगों के लिए काम करेंगे, जो उनके लिए खड़े हो जाएंगे। आरती नेहरू जी मौजूद हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं सोपोर से। आरती जी, सोपोर का जिक्र जब आता है तो बार बार अफजल गुरु का जिक्र भी आता है, इसलिए मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि सोपोर में क्या बदला है। क्या वहाँ पर, क्योंकि जो दावे हैं कि ये सब हालात बदले हैं, मिलिटेंसी ख़त्म हुई है, क्रैकडाउन्स हुए हैं और उसका असर ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है, तो सोपोर में भी क्या वो असर है? सोपोर में शांति है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ की जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ से फिर से काम हो रहा है और बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। अगर मैं बात करूं, जो सरदार जी ने कहा, मैंने उस बात को सुना। अगर आप यहाँ से बाहर निकलेंगे और यहाँ से जम्मू जाएंगे तो आपको 12 घंटे लगते थे। कोई भी गवर्नमेंट, मैं किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन यहाँ पे सब लोगों को पता है जिन्होंने तालियां बजाई कि ये 5 घंटे का रास्ता किसने किया। और अगर बात करते हैं यहाँ के सियासतदानों की, तो सर हमारे बड़े बड़े दिग्गज साहब यहाँ बैठे हैं। पीछे पलट के कैमरा देख लीजिए। एक एमएलए, एक एमपी की पावर ये होती है कि वो पोल जो खड़ा है उस पर 50 मीटर लगे हुए हैं, उन मीटर्स को तो ठीक करना था। जो अंदर गलियाँ बनी हुई हैं, वो गलियाँ तो आज भी वही हैं, लकड़ी के पोल वही हैं। उन चीज़ों पे सरदार जी ने बात नहीं करी। ये कौन बदलेगा आपको मुताबिक? ये जो पार्टीज हैं या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो आ रहे हैं, वो बदलाव आ रहे हैं, इसलिए वो बच्चे आगे आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने 60-70 साल की ये सियासतें देख ली। इसलिए मुझ जैसे कश्मीरी पंडित वापस आकर यहाँ पर बात कर रहे हैं इस बात की। अपने बारे में कुछ बताइए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं इससे पहले, क्योंकि आप स्टोन पेल्टिंग में भी शामिल रहे। उसके बाद क्या हुआ, कैसे बदलाव हुआ और कहाँ यहाँ तक कैसे पहुँचे? मेरा नाम शेख मुदस्सिर है। मैं पहले एक फार्मर स्टोन पेल्टर हुआ करता था, आज मैं एक एजुकेटर हूँ। आज मैं एक स्कूल चलाता हूँ जिसमें हम बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं। जो भी अनप्रिविलेज्ड जो स्टूडेंट होते हैं, वो जो ऑर्फेंस हैं, उनको हम फ्री एजुकेट करते हैं। तो हमारा जो मकसद है वो ये है कि जो आने वाली जनरेशन हो, उनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो और वो अपनी माँ बाप के लिए जो ख्वाब है वो पूरे करे और जो अपने नेशन को आगे बढ़ाए। आपने पत्थर उठाए, तो पहले पत्थर क्यों उठाया वो बताइए, और फिर मैं ये भी समझूंगी आपसे कि फिर छोड़ा क्यों, पहले उठाया क्यों? उठाया इसलिए कि इकोसिस्टम कुछ ऐसा बनाया गया था, अगर उस इकोसिस्टम में कोई भी इंसान मतलब रहे और वहाँ से जो परसेप्शंस, वो नैरेटिव्स निकलते थे, ओबियसली उसमें कोई नोबेल प्राइज़ लेने वाला नहीं निकलता। इकोसिस्टम में कुछ ऐसा था कि उस इकोसिस्टम में जो भी आता था, जो भी बातें बताई जाती। किसको मानते हैं उस इकोसिस्टम को बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान। हाँ, एब्सोल्युटली पाकिस्तान तो यहाँ नहीं था ना, यहाँ कौन उस इकोसिस्टम को बढ़ा रहा था? उनके जो एजेंट्स होते थे, जो नैरेटिव्स को प्रमोट करते थे, चाहे वो कोई भी जगह होती थी, उनके एजेंट्स
जिनको पैसे मिलते थे उस चीज़ के। और आपने छोड़ा क्यों फिर? फैक्ट्स पता लगे, सच्चाइयाँ पता लगी जो पहले पता नहीं थी। लेकिन अब जब छोड़ दिया है तो क्या क्या मैसेज है आपका यहाँ के जो युवा हैं उनके लिए, यूथ के लिए? मेरी मैसेज ये है कि अपने ज़िंदगी को आबाद करें, अपने लोगों के लिए काम करें, अपने नेशन को आगे बढ़ाएं। और सिर्फ यूथ्स के लिए जो मेरी सबसे बड़ी मैसेज होगी वो ये कि अपने माँ बाप के ख्वाब पूरे करें, उसके ऊपर फुल 100% एफर्ट्स लगाएं। बाकी जो भी आपको कोई नैरेटिव आप तक पहुंचा रहा है उसको एनालाइज करें, एनालिसिस उसके ऊपर करें, रिसर्च खुद सोचें। हाँ, वो लेकिन इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर रहीं, क्योंकि हम चुनाव में खड़े हैं, तो इस वजह से मैं राजनीतिक दल जो यहाँ पर थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनका कितना योगदान है? उन्होंने क्या किया कश्मीर में, जो हालात जो बने थे उन हालात के लिए और उनको बेहतर करने के लिए? बेहतर करने के लिए खराब ही किया उन्होंने? नहीं, बेहतर करने के लिए तो उनका बिल्कुल भी रोल नहीं है। मैं एक नॉन पॉलिटिकल बंदा, एक कॉमन बंदा हूँ। जो मैं रियलाइज़ करता हूँ, मैं कोई मतलब वो आंखें बंद नहीं करूँगा सच्चाइयों से। मेरे लिए मैटर ये करता है कि अगर पिछले साल या फारूक अब्दुल्ला के जो टर्नओवर था या एनसी का या कांग्रेस का, उसमें आप देखें किलिंग्स कितनी हुई। मेरे लिए अगर मेरा जवान बचता है और उसके बाद जो किलिंग्स जो इन्होंने सरदार जी ने बोला और लोगों ने क्लैब्स भी, इनके घर से कोई मारा नहीं है शायद। मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि आज की डेट में किसी इंसान की लाश उसके घर नहीं जाती है, किसी बच्चे की आंखें नहीं चली जाती। ये बड़ी बात है। देखिए, ये बड़ी बात है। यहाँ के युवा उत्साहित हैं, हम देख रहे हैं जिस तरह का पार्टिसिपेशन चुनाव में है, लोकतंत्र के महापर्व में। आप तो पहले इस कन्फ्यूजन से बाहर आ जाएं। जब आप स्टोन पेल्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ के बहुत सारे नौजवान जो हैं वो जेलों में हैं। वो कौन सा स्टोन पेल्टर है जिनको आप जेल भेज रहे हैं? और जो पहले पत्थरबाजी करते थे, अगर वो तब गलत है तो अब उनकी शाबाशी और वाहवाही क्यों हो रही है? और हमारे जितने भी नौजवान आप देखेंगे मैक्सिमम जो हैं वो इस वक्त जेलों में पड़े हुए हैं। जो 2010 में मुलविस पाया गया, 2024 में उसको उठाकर अरेस्ट किया जा रहा है। ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि अमन शांति है, यही अगर होगा तो युवाओं के लिए अच्छा माहौल बन जाएगा। आपके मुताबिक ऐसा है? सबसे पहले हम तराना हिंद को एक बार उनकी चंद लाइनों को याद करेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। ये फरमाया है हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अजमईन ने। मैं इसको बोलता हूँ अगेंस्ट बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा हो, अंजाम में गुलिस्तान क्या होगा? सारे दल, सारे नेता ही जिम्मेदार हैं इसके। आपका नाम क्या है? हमने नकारा है। आपका नाम क्या है? हमने अपने युवाओं को मौका दिया है। हम जमहूरियत के साथ हैं, हमने मौका दिया है युवाओं को मैदान में आने का। हम उनके वोटर भी रहेंगे, उनके सपोर्टर भी रहेंगे। हमारे लिए वो ज़रूरी है जो एक विजनरी लीडर हो, जिसका विजन हो, जिसका ये ख्याल हो कि हम तरक्की और विकार के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं, हम बदलाव के साथ हैं, ट्रेडिशनल पार्टीज के साथ नहीं। हमेशा कहते हैं कि हम युवाओं के साथ। आज तक किसी युवा को इन्होंने मौका नहीं दिया। अब जब युवा खड़ा हो गया मैदान में तो अब सब उसे जलने लगे कि ये क्यों खड़ा हो गया। ये युवाओं को खड़ा होने ही नहीं देते हैं, आगे चलने ही नहीं देते। इस बार तो खड़े हैं, बहुत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे लोग युवा हैं जो आ रहे हैं। अब युवा के साथ हैं, हम युवाओं के साथ हैं। अब हम इन नेताओं के साथ नहीं है, इन 80 साल के बूढ़ों के हम साथ नहीं है। हमें आगे युवा होना चाहिए, हम युवा का साथ देंगे जो हमारे लिए काम करे, जो हमारे लिए खड़ा हो। कश्मीरी लाल वोरा जी, क्या हालात जस के तस हैं? किस पैमाने पर देखा जाना चाहिए नया कश्मीर का जब दावा किया जाए तो उसे किस पैमाने पर आप देखते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि ये अमन करते हैं। अमन से पेट तो भरता नहीं, महंगाई का नाम नहीं लेते, बेरोजगारी का नाम नहीं लेते। उसके बाद ये कहते हैं डेवलपमेंट, पुल बनाने, सड़कें बनानी सरकार का काम है। ये हर सरकार करती आई है। अगर ये 4 लेन 6 लेन अगर वाजपेयी जी का प्रोजेक्ट था तो 10 साल मनमोहन सिंह ने आगे चलाया, मनमोहन सिंह जी ने। उसके बाद मोदी जी चला रहे हैं और जो उन्होंने जो बनाया था वो मजबूत है। ये जो बना रहे हैं एक बारिश में जा रहा है। अभी एक फ्लाईओवर बनाया, मैं पढ़ रहा था आज फेसबुक पे, 44 करोड़ रुपया बनाने में लगा है और 52 करोड़ रुपया उसको दोबारा गिरा के बनाने में लगेगा। ये कौन सी डेवलपमेंट है? ये तो लोगों के पैसे की बर्बादी है, सिर्फ अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। आती बड़ा उम्मीद है लोगों को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से, युवाओं से। यही बहुत खुशी की बात है कि नए युवा सारे लोग बाहर आ रहे हैं और असली सत्ताओं के बारे में जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या झंडे गाड़े हुए हैं यहाँ पे। क्या होगा, क्योंकि ये भी तो कहा जा रहा है ना इंडिपेंडेंस के लिए, एक जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो ये कि ये इंडिपेंडेंट आखिर में जाकर सरकार बनवा देंगे किसी की, उनका समर्थन कर देंगे, यानी किसी बड़ी पार्टी के साथ ही आप जाएंगे आखिरकार। तो फिर बदलेगा क्या? बदलेगा तो कुछ नहीं। देखिए, जब यूथ आएगा ना, यूथ की एक पावर है,
उसको आज की डेट में यूथ को साथ ही चलना है, जो ये जानते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, हम ट्रिपल PhD पढ़े हुए तो हमें जॉब नहीं मिली, तो वो लोग अपना खुद जनरेट करेंगे और बैठेंगे, बात करेंगे कि किस पार्टी के साथ या किस गवर्नमेंट के साथ हमें जाना है। ये डिसाइड पूरे यूथ करेगा। इनके साथ कैसे होगा, सरकार कैसे बनेगी? ये तो दिखाई दे रही है कि सब कुछ बटा हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जी, सारा बटा हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख लीजिए, अगर आप कश्मीर डिवीज़न की बात करेंगे तो हर ज़िले में, हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में बरमाट पड़ी है, सिर्फ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इतने। अगर 2-3 आप लोगों के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों है जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं? नहीं, हमारे खिलाफ कोई गुस्सा है ही नहीं। कह रहे हैं सारे लोग जिम्मेदार हैं जो हालात है। आप बात मेरी सुन लीजिए। 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी है जहां पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को फील्ड नहीं किया है, तो वहां पर इंडिपेंडेंट्स को लगा दिया है। ये A पार्टी, B पार्टी, C पार्टी, ये उनके कहने पर वहां लगे हुए हैं। इसमें मैं मानता हूं कि हर एक इंडिपेंडेंट बीजेपी का स्पॉन्सर नहीं है। ये बीजेपी ने अपनी एक नई टीम बनाई है, एक नई पोस्ट बनाई है, ताकि अगर जम्मू में कल को उनके 20, 25 या 30 सीटें आती है, कल वो हुकूमत बनाएंगे। उनका प्लान बी है, प्लान बी लेके तैयार हैं आप। ये इंडिपेंडेंट, ये प्रॉक्सीज, आपने सीटें छोड़ी। सुनिए अरे सुनिए आपने सीटें छोड़ी सब हमारे। अरे मेरी बात, सवाल तो सुन लीजिए। अगर आपने इतना बदलाव कर दिया है, इतना अमन चैन कायम कर दिया है, तो आपने सब सीटों पर उम्मीदवार उतारने थे। आप पर आरोप ये लग रहा है, जो यहाँ पर भी हमारे साथ जो भट्ट साहब मौजूद हैं वो ये लगा रहे हैं कि आपने प्रॉक्सी खड़े किए हैं इसीलिए क्योंकि ये आपके प्रॉक्सी हैं और आप इनका फिर फायदा उठाएंगे बाद में। आप देखिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में पार्टी काफ़ी मजबूत थी भाजपा, लेकिन हमने यहाँ किसी भी 7 आउट ऑफ 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारा कहीं पे पार्टी ने फील्ड अपना कैंडिडेट नहीं किया। तो उस पर मैं टिप्पणी, आपको क्यों नहीं दे दिया टिकट? आप खड़े हो जाते। अगर मैं इस पे टिप्पणी करूं तो शायद दैट विल गो आउट ऑफ माय डोमेन, क्योंकि हमारा एक अपना डोमेन होता है। इस बात को लेकर मैं बात करूं, पार्टी हाई कमांड का एक डिसीजन है और हमारे यहाँ टिकट्स अटैची देकर नहीं बिकते हैं। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, सॉरी टू मेंशन, हमारे यहाँ मैंडेट अटैची दे के नहीं बिकता। हमारे यहाँ मैंडेट इससे नहीं मिलता है जैसे पहले दादा था, फिर उसके बेटे साहब, फिर उनके पोते, फिर उनका वो। हमारे यहाँ चीज़ डायनास्टिक पॉलिटिक्स नहीं है। शाला जी, आप भी क्या प्लान बी का हिस्सा हैं? ऐसा कहा जा रहा है आपको लेजिटिमेसी चाहिए क्योंकि जमात इस्लामी पर पाबंदी है, आपको क्योंकि वो क्रेडिबिलिटी चाहिए, लेजिटिमेसी चाहिए, इसलिए आपने चुनाव का रास्ता इख्तियार किया है। दरअसल कोई दिल नहीं बदला आपका? ये सही बात नहीं है। हमने पहला इलेक्शन देखा और उसके बाद हम में एक उत्साह आ गई, एक जज्बा आ गया, तो बात हुई, हमें ये भी कहा गया था, ये मतलब हम एक्सपेक्ट करते थे कि जमात पेपर बैन खत्म होगी, एंड दैट हैज़ बीन एक्सटेंडेड। सो विद द रिजल्ट वी हैव बीन कंपेयर्ड by our party that let you come in the field as an independent candidates so that we will fight in the field। और हमें उम्मीद है कि हम कुर्सी तो ये असेंबली जीत जाएंगे। ट्रेडिशनल पार्टी से तो बहुत नाराज़गी है, लेकिन इंडिपेंडेंट पर भी तो आरोप हैं कि अगर आप आएंगे तो आप करेंगे क्या, सरकार कैसे बनेगी? ये आरोप सच है। कहीं कहीं पर बीजेपी ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों को खड़ा किया है, ये सच है। सबसे कैसे आपके पास सबूत है कोई? बात सुनिए, अब बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। आज के टाइम में लोगों को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, झूठ कोई बोल नहीं सकता। यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनको ये पता है कि बारामूला में बीजेपी किसको सपोर्ट कर रहा है। ये आया है, ठीक है, किसको कर रहे हैं, किसको, हमें भी बता दीजिए ना। तो आपको खुद पता चल जाए। नहीं, आप बताइए ना। सुनिए, आप घूमिए, आप दाएं बाएं गाँव में जाइए, आप किससे पूछिए वो आपको बता देंगे। नंबर 1। नंबर 2, आज तक क्या हुआ, जो बाइकआउट यहाँ पे होता था, उन बाइकआउटों की वजह से जो हमारी ट्रेडिशनल पार्टीज़ पावर में आती थी, आधे ये मैनेज कर पाते थे, वोट्स कहीं पे बाइकआउट करवाते थे, कहीं पे हालात ख़राब करवाते थे। लेकिन आज जो है, जो नौजवान है वो उठा है, वो वोट डालेगा, वो वोट उसको डालेगा जो उसको सही लगेगा। बॉयकॉट की आवाज़ लगती थी, वो कह रहे हैं, तो आपको इसका फ़ायदा मिलता था। अब लोग खड़े हैं मैदान में, इंडिपेंडेंस है, तो आप उनको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं कहकर कि ये बीजेपी के प्रॉक्सी हैं। देखिए, आपको कंपटीशन मिल रहा है। अब अगर हमें बाइकआउट से फ़ायदा होता तो लोकसभा के जो इलेक्शन थे उसमें हम 37 कॉन्स्टिट्यूंसीज में लीड नहीं लेते। कैंडिडेट नहीं उतारा आपने, यही सवाल है। जो आपने कहा, जो आप दावे कर रहे हैं, वो अगर हकीकत होता तो आप। मेरे बड़े भाई बैठे हैं तौसीफ साहब, MC के चेयरमैन, ये मेरे डिस्ट्रिक्ट के। आप जिस जगह पे खड़े हैं ना, मुझे लगता है इस पे मिलियंस ऑफ रुपीस हैव बीन इन्वेस्टेड एंड ही इज द पर्सन हु वाज हेड दैट टाइम। और ये डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, मेरे MC के चेयरमैन साहब करते हैं, लेकिन हु इज द प्रोवाइडर? ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? आपके यहाँ तो झाड़ियाँ होती थी, आपके यहाँ तो सांप होते थे। मैम, आज के यूथ डिप्रेशन में चला गया है। मैंने PhD किया हुआ है, मैं दर बदर से, कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास, कोई स्कीम नहीं है गवर्नमेंट के पास। क्या है इनके पास? आजकल के यूथ शराब में है, नशे में है, नशा आम हो गया कश्मीर में। युवा कैंडिडेट आएगा, आप भी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। देखिए,
खुद तो ये कह रहे हैं कि युवा को मौका देना चाहते हैं। अब मोदी जी इनको मौका दे रहे, लड़ो, आप ही लड़ो, हम नहीं अपना कैंडिडेट उठाएंगे, आप ही लड़ो, मौका दे रहे। तब बोलते बीजेपी ने कोई कैंडिडेट नहीं उठाया। देखिए मैं आपको ये वो हालात बोल सकते हैं जबकि खानपुरा से लेके यहाँ तक दुश्वार हो गया था हमारा आना। एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक हमारा आना दुश्वार हो गया था। हम नहीं आते थे, 9 महीने के बाद हम मार्केट का चेहरा देखते थे। ये वो बोल सकते हैं, वो पैलेट गन से बोल सकते हैं, ये वो माओं के गोद में जो लाल थे वो बोल सकते हैं, लेकिन हम नहीं बोल सकते। बदले आपके मुताबिक हालात? बदले। हम ये जो यहाँ पे राहत की सांस ले रहे हैं, आराम से बैठे यहाँ पे इस जगह पे, ये तब ले रहे हैं जब मोदी जी ने यहाँ पे ऐसा सिस्टम खड़ा किया। यहाँ बड़ी तस्वीर जम्मू कश्मीर चुनाव में क्या है आपके मुताबिक, युवाओं के मुताबिक? युवा तो अभी बोल रहे थे यहाँ पे कि हमें अब आगे देखना है, हमें पीछे अब जो भी हो गया सब छोड़ देना है। हमें देखना चाहिए कि कौन युवा हमारा आगे आ रहा है, कौन युवा काम करना चाहता है। आप बताइए जम्मू कश्मीर चुनाव में आपको क्या लगता है, कुछ बदलाव होगा इस चुनाव से? इंशाल्लाह हम चाहते हैं बदलाव होना चाहिए। अभी पता चलेगा क्या होगा। हम पिछले 50 साल से इसी इसमें हैं कि हमें कोई अच्छा मिलना चाहिए जो कश्मीर के लिए कुछ करे। कुछ नहीं हुआ युवाओं के लिए, जिंदगी बदलने के लिए, उनकी रोजगार के लिए? हंसी आ रही है मुझे। पहले तो मैं बुजुर्ग भी नहीं हूँ, मैं भी युवा ही हूँ। बिल्कुल। पहली बात ये जो इंडिपेंडेंट युवा की बात हो रही है, युवा को समर्थन देना चाहिए, युवा को वोट देना चाहिए। मुझे बताइए इसी जम्मू कश्मीर, रियासत तो नहीं कहूँगा, रियासत का दर्जा हक जो इन्होंने छीन लिया हमसे। जम्मू में बताइए कितनी तंजीमें बनी? कोई बनी? नहीं बनी। जम्मू में कितने इंडिपेंडेंट लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं? कश्मीर के मुकाबले ना के बराबर। यहीं पे क्यों हो रहा है? कमजोर करने के लिए खड़ा किया आपको? हाँ, मुझे तो कमजोर ही कर रहे हैं सारे। वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट तो सारे ऐसे ही खड़े हुए हैं। देखिए बेसिकली ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जिन्होंने की है, जो जिनके रिश्तेदार पॉलिटिक्स में थे, इनको एक आम आदमी, एक आम घर का, एक ओल्ड टाउन का नौजवान आगे आया है, इनको बर्दाश्त नहीं होता। ये वो स्वीकार नहीं कर रहे कि हालात बदल गए। ये नहीं, देखिए ये सच है, हालात बदल गए। ये देखो सरकार बन रही है, लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है, समर्थन करेंगे ना फिर? बिल्कुल भी नहीं। हालात बनते हैं सरकार बनाने के, आपको लग रहा है कि फिर समर्थन होगा? कोई भी सरकार जो बना रहा होगा उस पर आप अपने एजेंडे के तहत समर्थन करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हो? क्योंकि ये पार्टियां जो हैं इन्होंने आवाम को काफ़ी नाराज़ किया है, चाहे एनसी हो या दूसरी जो भी पार्टियां हैं, आवाम उनसे नाराज़ हैं, तो इसलिए समर्थन की बात ही नहीं है। ठीक है, मतलब सब कुछ नहीं बदला है, कुछ बदला है उसे ज़रूर स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जो एक बात बदली है और जो एक बात हमें दिखाई दे रही है वो ये कि उत्साह है लोगों में, हिस्सेदारी वो लेना चाहते हैं, वोट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बदलाव आए। वो किसे समर्थन करेंगे, कि जम्मू कश्मीर की जनता किसे चुनेगी, वादी की जनता किसे चुनेगी, ये देखा जाएगा, लेकिन उत्साह लोगों में हिस्सेदारी का है और अपनी हिस्सेदारी भी चाहिए और अपना वोट भी वो लेकर यहाँ पर आएंगे। बारामूला से TV9 भारतवर्ष के लिए किसकी बनेगी सत्ता?